नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ऑयल सीड क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन पार्ट 1 के बारे से जानेंगे। इसमें हम मुख्यतः तिलहनी फसलों के प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की तिलहनी फसल आती हैं, तो उसमें लगने वाले कीट और उससे कैसा समाधान पाए उसकी हम विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे हमारा तिलहनी फसल में कौन कौन से फसल हैं। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड नट है, जिसको हिंदी में मूंगफली भी कहते हैं। यह जमीन के नीचे फलता है और इस तरह से इसमें फ्लावर्स लगते हैं और ये आपके दाने होते हैं, मूंगफली के दाने, जिसको क्रश करके तेल निकाला जाता है। इसमें जो तेल निकलने की इफिशियंसी है, अगर सारे तिलहनी फसल में देखें तो मूंगफली में ज्यादा है। इसमें अराउंड 40% इसकी तेल निकलने की इफिशियंसी है। उसी प्रकार से देख सकते हैं रेपसीड और मस्टर्ड, जिसको सरसों भी बोलते हैं। ये इस प्रकार से इसका प्लांट होता है और ये है इसके फूल और ये पॉड हैं। तो पॉड येलो सरसों भी होता है और ब्लैक सरसों भी होता है। इस सरसों के दाने को पीस कर इससे तेल निकाला जाता है। दूसरा आते हैं सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी भी कहते हैं। इसकी बीजों से तेल निकाला जाता है, जो कि बीज यहाँ सेंट्रल में लोकेट होते हैं। उसके बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन भी मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस करता है। ये सोयाबीन के बीज हैं, जिसको दाल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इससे सोयाबीन की बड़ी भी बनाई जाती है और उससे तेल निकालने के बाद जो खलियां बचती हैं उससे सोयाबीन की बड़ी बनाई जाती है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सोया मिल्क बनाया जाते हैं। तो इस प्रकार से और दूसरे तेल हैं, जैसे नाइजर है। ये पौधा आपने देखा होगा, ये भी सूर्यमुखी के ग्रुप का है, जैसे कंपोजिट फैमिली का। तो उसके बीज ऐसे दिखते हैं। इस बीजों को भी क्रश करके ऑयल निकाला जाता है। दूसरी तिलहन फसल में हम देखेंगे तो सैफफ्लावर। ये सनफ्लावर की तरह ही फैमिली का ही है, लेकिन ये फ्लावर ऐसे छोटे होते हैं। ये प्लांट देख के आप पहचान सकते हैं और ये उसके बीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिनसीड। लिंस, जिसको तीसी भी बोलते हैं या अलसी भी बोलते हैं, ये इसकी विभिन्न प्रकार की किस्में हैं। आप फ्लावर देख के आसानी से पहचान सकते हैं तथा ये विभिन्न प्रकार की किस्मों की बीज हैं, जो बीज से हम ऑयल जो होता है तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये पौधा है, इसमें इस प्रकार से पॉड बनता है, इसी के अंदर बीज पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सिसेमम। सिसेमम, जिसको हिंदी में तिल भी बोलते हैं, इसके बहुत उपयोग भी हैं। जो तो हम तिल की लड्डू भी बनाते हैं फेस्टिवल में, मकर संक्रांति वगैरह में। ये यही पौधा है। इसके फ्लावर्स इस तरह से दिखते हैं और प्लांट इस तरह से, और ये इसकी पॉड है। तो इसी पॉड के अंदर में सीड डेवलप होते हैं और इस प्रकार से आप तिल देख सकते हैं। इसी तिल को क्रश करके तेल निकाला जाता है। दूसरा आ गया कॉटन सीड ऑयल, जिसे कपास कहते हैं। इस कॉटन का जो सीड होता है, अंदर में बीज होता है, वो इस तरह कॉटन से लिपटा होता है। तो इससे कॉटन अलग करके, कॉटन फाइबर को अलग करके, जो सीड ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, इससे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आ जाते हैं कैस्टर सीड ऑयल। ये नॉन ईडिबल ऑयल है, इसे सब्जियां पकाने में यूज नहीं करते हैं। इसके अदर पर्पस में यूज करते हैं, जैसे कि हो गया कैस्ट्रॉल। हो गया कैस्ट्रॉल, जो गाड़ी और मोटरों में ईंधन के रूप में डाला जाता है, इंजनों में। इसे हिंदी में अरंडी भी कहते हैं। तो इसका ये बीज है, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर हम ऑयल प्रोडक्शन सिनेरियो देखें इंडिया में, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया हमारा कॉटन सीड का है। ये एरिया इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके हम दो पर्पज से उगाते हैं। एक तो हम कॉटन फाइबर के लिए उगाते हैं, और दूसरा कॉटन सीड, जो कि सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद सोयाबीन का है। उसके बाद आपका रेप सीड एंड मस्टर्ड का है, फिर ग्राउंड नट का है। प्रोडक्शन की दृष्टि से देखेंगे तो ज्यादा आपका कॉटन सीड से ही निकलता है, फिर उसके बाद सोयाबीन से निकलता है, फिर आपका तीसरे नंबर पे आ गया ग्राउंड नट, और चौथे नंबर पे रेपसीड एंड मस्टर्ड। इसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी भी है। तो हम एरिया में देखें, एरिया वाइज इडिबल ऑयल को अगर कंसीडर करें, तो सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन, जो कि 43.3% है एरिया। और सेकेंड नंबर पे आता है आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है, जिसको सरसों बोलते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। और उसके बाद आता है ग्राउंड नट।
और बाकी सारे माइनर में कंसीडर किए जाते हैं। और प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो अगेन आपका सोयाबीन पहले नंबर पे है, उसके बाद रेपसीड मटर दूसरे नंबर पे और ग्राउंडनट तीसरे नंबर पे है। तो अब हम एक एक करके एक एक फसल का हम उसमें लगने वाले कीट तथा उससे कैसे समाधान पाए उसका हम अध्ययन करेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे सरसों की प्रमुख कीटों की पहचान करेंगे। इस लेक्चर में हम सरसों के बारे से पढ़ेंगे और दूसरी जो तिलहनी फसल है उसका हम आपसे विवरण दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो इसमें सरसों की प्रमुख कीटों का पहचान एवं प्रबंधन हम करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर में चेपा लगा हुआ है और ये आपके कैटरपिलर हैं जो डैमेज कॉज करते हैं। फिर ये पेंटेड बग हो गया और ये आरा मक्खी हो गई और ये पिस्सू कीड़ा हो गया और ये लेडी बर्ड बीटल है। इसके बारे से आपको बताएंगे। तो अगर हम सरसों की बात करें तो एरिया की दृष्टि से कनाडा सबसे पहले नंबर पे आता है और हम चाइना दूसरे नंबर पे, उसके बाद यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पे और इंडिया चौथे नंबर पे आता है। प्रोडक्शन की दृष्टि से हम देखें तो हम कहाँ पे आते हैं, हम 5वें नंबर पे आते हैं। तो अब आते हैं सरसों में लगने वाले प्रमुख कीट। तो इसमें सरसों का माहू हो गया, आरा मक्खी, इसका साइंटिफिक नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं बाद में। और फिर चितकबरा कीट हो गया, पर्ण सुरंगक हो गया, बिहार की रोएदार सिंडी और अन्य भी डिफरेंट टाइप के कीड़े लगते हैं जिसका आप लिस्ट देख सकते हैं। अब इसके बारे से हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो पहला कीट है सरसों का चितकबरा मदकुड़, इसे पेंटेड बग भी बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अडल्ट कैसे नारंगी और काले रंग के चमकीले दिखाई देते हैं और ये उसका अंडा है। और ये शिशु अवस्था है जो कि डिफरेंट फेज से होके गुजरता है और इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ आपने सारे स्टेज देख लिए, आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये बहुत झुंड में होते हैं जिसमें शिशु और प्रौढ़, ये सारे शिशु अवस्था और प्रौढ़ अवस्था सारे रस चूसते हैं प्लांट के सारे पार्ट से, जैसे लीफ से, फ्लावर से, पॉड से, तो और उसको कमजोर बना देते हैं। और ये प्लांट के दो स्टेज में आक्रमण करते हैं। एक तो जब प्लांट 2 लीफ स्टेज में होता है, जब बहुत छोटा होता है, 1 वीक ओल्ड रहता होगा, तब ये आक्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में जब प्लांट से जब रस चूस लेते हैं तो प्लांट मर जाता है और इस स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोबारा बुवाई करनी पड़ती है हमें। और एक दूसरे स्टेज पे भी ये आता है जब प्लांट पकने वाला होता है। तो उस समय क्या होता है, ये फलियों से जो डेवलप हो रही हैं फलियां, उनसे रस चूसते हैं। तो क्या होता है, तेल का जो कंटेंट होता है, मात्रा होती है फलियों में, वो कम हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उपज में लगभग 30% की कमी हो जाती है। ये फीमेल मदकुड़ है और ये मेल है जिसका आकार छोटा होता है। और तेल में 3 से 4% की कमी हो जाती है। ये 2 अवस्थाओं में आती हैं, सितंबर से नवंबर इनिशियल क्रॉप फेज में और मार्च से मई जब वो पकने की अवस्था में होता है। 20 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है जो इसके लिए अनुकूल होता है। अब हम देख रहे हैं दूसरा महत्वपूर्ण कीड़ा सरसों में चेपा या माहू। ये जो माहू कीड़ा है ये बहुभोजनीय है, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, इसके बहुत स्पीसीज होते हैं जो कि काफी सारे क्रॉप्स में पाए जाते हैं। लेकिन सरसों का जो माहू है उसका डिफरेंट स्पीसीज है जिसको लिफ एपिस एरिसाइमी इसका साइंटिफिक नेम है। ये हल्के ग्रीनिश येलोइश कलर के होते हैं। इसमें पंख विहीन भी होते हैं और पंख सहित भी होते हैं। 2 स्टेज होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये प्राय दिसंबर से मार्च जब टेम्परेचर कम होगा और ह्यूमिडिटी 60 से 80 के बीच में होगी तब ये आक्रमण करते हैं। इसमें भी शिशु और प्रौढ़ दोनों इस तरह से भारी संख्या में वंश वृद्धि करके पूरा प्लांट को कवर कर लेते हैं और रस चूसते हैं। रस चूसने से क्या होती है, पौधे सूख जाते हैं, फलियां सूख जाती हैं और ये क्या करते हैं, मधुस्राव भी करते हैं। अपने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रॉनिकल होता है, पीछे पोस्टीरियर पोर्शन में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग बाद में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इससे ये मधुस्राव करते हैं। तो मधु जो सुगरी सब्सटेंस होता है तो वो क्या होता है, कवक को आकर्षित करता है जिससे कवक की भी वृद्धि होती है और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है
या फलियां कम लगती है। आप देख सकते हैं इसमें अगर तीव्र प्रकोप की दशा में इसमें 9 से 96% तक नुकसान होता है तथा तेल की मात्रा में 10% तक कमी आ जाती है। और इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चित्रों में कितना डिफरेंस है। सेम ही स्टेज का प्लांट है लेकिन इसमें पूरा चेपा संक्रमित है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ना फ्लावर खिला है और न ही इसमें फ्रूट बनने की कोई आशंका है, और यहाँ पे हेल्दी प्लांट आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका अब हम प्रबंधन कैसे करें। उत्तरी भारत में ये ज्यादा ग्रो किया जाता है तो फसल को 15 अक्टूबर से पहले लगाना है। उर्वरकों की संतुलित मात्रा देनी है ताकि क्या होता है कि उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा ना हो और ये चेपा आकर्षित होके आक्रमण न करे। और 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। मैंने एक व्लॉग डाला हुआ है, वीडियो व्लॉग, उसमें भी मैंने बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे पेज पे, कि किस प्रकार से टहनियों को तोड़कर उसको नष्ट करते हैं, जिससे इनकी संख्या में कंट्रोल पा सकते हैं। और फसल में कम से कम 10% अगर चेपा हो तभी हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। पेस्टिसाइड में हम ऑक्सीडेमिटान मिथाइल या डाइमिथियोएट का रिकमेंडेड जो डोज होता है उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार करने पे इससे निजात पाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं, कोई भी केमिकल डालते हैं, तो वो उसे हमें शाम में हमें स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि क्या होते हैं, बहुत से हमारे मित्र कीट होते हैं, जैसे कि ये हमारे शत्रु कीट हो गए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब शत्रु का भी शत्रु क्या होगा, हमारा मित्र होगा। ऐसे हिंदी में कहावत है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। उसी प्रकार से ये जो कीड़े हैं जिन्हें हम नेचुरल एनिमी कहते हैं, ये हमारे मित्र कीट हैं। मित्र कीट कैसे हुए, ये एफिड को खाते हैं, चेपा को खाते हैं, तो हमको चेपा से निजात मिल गया, और तो ये हमारे मित्र कीट हो गए। यहाँ इसके सारे स्टेज दिए हुए हैं, जिसको लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं। ये एग स्टेज है, ये लार्वा है, ये अडल्ट है, और ये ग्रब स्टेज है, ग्रब कहते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से दिखता है। आप फील्ड में जनरली भ्रमण करेंगे तो आप आसानी से देखने को मिल जाएगा सरसों के फील्ड में। इसमें क्या होता है, इसके लंबे लंबे थोरैसिक लेग होते हैं, और ये एक दिन में 30 से 40 चेपा खा जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात हुई कि ये खुद ही कंट्रोल कर देता है काफी हद तक। तो जब भी हमें ये दिखाई देते तो हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब ये शाम के समय छुप जाते हैं अंदर की तरफ, इसीलिए शाम के समय में करें ताकि चेपा से निजात मिल जाए और हमारे जो मित्र कीट है उनका भी बचाव किया जा सके। उसी प्रकार से एक दूसरा जो हमारा मित्र कीट है वो ग्रीन लेस विंग बैंग है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे अंडे लटके हुए जो छोटे छोटे धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। ये जनरली ये जो लेस विंग इंसेक्ट है ये ले करता है, और इसका जो ग्रब है इस प्रकार से दिखता है, जिसको आंट लायन भी बोलते हैं। ये चींटियों को भी खा जाता है। तो ये एफिड को ये भी 30 से 40 एफिड खा जाते हैं एक दिन में। तो इनका हमें सुरक्षा करना चाहिए, इनके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना चाहिए। उसी प्रकार से दूसरा नेचुरल एनिमी है हमारा सिरफिड। सिरफिड क्या होता है, ये देखो, ये हनी बी की तरह दिखाई दे रहा है। इसका अडल्ट है, जो अडल्ट मेनली क्या होते हैं, पॉलिनेटर होते हैं। और इसका लार्वा स्टेज को कैसे पहचान सकते हैं, ये छोटे हरे रंग के होते हैं, और एक तरफ जिधर उनका मुंह होगा उधर पॉइंटेड रहेंगे, पॉइंटेड, एक इंड पॉइंटेड होगा, दूसरा इंड फ्लैट होगा। तो पॉइंटेड इंड से वो सक करते हैं, जैसे एफिड हो गया, या कोई भी सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट मिली बग होता है, तो उससे भी ये उसका सैप सक करके नष्ट कर देते। तो हमें इस प्रकार के नेचुरल एनिमी का प्रोटेक्शन करना है, इन्हें कंजर्व करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कीड़ा हो गया हमारा मटर का पर्णखनक। पर्णखनक नाम से ही उद्बोधित हो रहा है कि ये पौधे में खनन करता है, पत्तियों में खनन करता है। इसमें जो अडल्ट है ये नॉर्मल मक्खियों की तरह दिखाई देता है, बट मक्खियों से अलग क्यों है, क्योंकि इसके लंबे लंबे टांग हैं। ये क्या करता है, ये जो मिड रिब है वहां पे अंडे दे देगा। अंडे देने के बाद जो ग्रब है वो इस तरह से दिखते हैं, येलो कलर के छोटे से, और ये अंदर ही घुस के दोनों लेयर पत्ती के एपिडर्मिस के नीचे छुप के वो खाते रहते हैं, घूम घूम के खाते रहते हैं। और जहां जहां वो खाते रहते हैं तो इस प्रकार से सर्पाकार से ये निशान बनाते चले जाते हैं, क्योंकि जहां जहां वो खाते हैं वहां वहां से एपिडर्मिस खत्म हो जाती है और वहां
सूख जाता है तो इस प्रकार से सरपेंटाइन मतलब सांप की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम भी है लीफ माइनर, सरपेंटाइन लीफ माइनर। और ये इसका प्यूपल स्टेज है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं मैगोट तो प्यूपा में बदल जाते हैं और प्यूपा फिर अडल्ट में बदल जाता है। तो ये जनरली फरवरी से मार्च में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं ऑक्सीडेमिटाल मिथाइल 25 पायस सांद्रण या डायमेथियोएट 30 पायस सांद्रण की 1 लीटर दवा को 600 से 800 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर में छिड़काव करने से इससे बचाव पाया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं चौथा इंपॉर्टेंट कीड़ा हो गया सरसों की आरा मक्खी। आजकल ये बहुत ही ज्यादा इसका प्रकोप होता है। ये जनरली हाइमेनोप्टेरन ग्रुप का इंसेक्ट है। हाइमेनोप्टेरन के बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं उस ग्रुप के कि सारे वो प्रिडेटर या पैरासिटाइड हैं, लेकिन ये एक ऐसा है ग्रुप है जो कि पेस्ट है, मतलब कि हानिकारक है। तो इसको आप कैसे पहचान सकते हो? इनिशियल स्टेज में इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पत्तियों के चारों तरफ ऐसे झुंड बना के खाते हैं और अपना जो पोस्टीरियर टेल इंड है उसको मोड़ के ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे जैसे मुड़ा हुआ टेल इंड दिखाई देगा। और फिर आप देखोगे जब ये बड़ा होता है तो ये ग्रीनिश टाइप का या सिलिंड्रिकल काले रंग का हो जाता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, नेट वगैरह में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसमें जो एब्डोमिनल लेग है जिसको प्रो लेग बोलते हैं, इसके आप देख रहे होंगे एब्डोमिनल सेगमेंट ये है, इसमें प्रो लेग है। तो इसमें 6 से 8 प्रो लेग होते हैं। यहीं आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग है। थोरेसिक लेग तो सारे में होते ही हैं, लेकिन एब्डोमिनल लेग जिसमें 6 to 8 पेयर होगा तो वो होगा भैया आपका अथालिया ल्यूजिन्स प्रॉक्सिमा, और कोई नहीं। तो ये कब हानि पहुंचाते हैं? फसल की छोटी अवस्था में, जब अक्टूबर नवंबर मतलब जनरली हम अक्टूबर में ही ग्रो करते हैं या सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में, तो उस समय ये हानि पहुंचाते हैं और पत्तियों को काटकर अनियमित छेद कर देते हैं। यहाँ आप डैमेज देख सकते हैं और 3 से 4 सप्ताह पुरानी फसल में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये इसकी अनुकूल दशाएं हैं। और इस प्रकार से जब ये डैमेज कर देता है तो देखिए फील्ड में एक भी प्लांट मतलब हेल्दी दिखाई नहीं दे रहा है, ये पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं जब। तो इनका जीवन चक्र कैसे शुरुआत होता है? ये जुलाई में मूली की फसल में होते हैं, फिर सितंबर में तोरिया लगती है तो तोरिया में आ जाते हैं, फिर अक्टूबर में राई सरसों लगती है तो उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र घूमते रहता है और चलते रहता है। इसका हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं कि समय पे सिंचाई करें। सिंचाई करने पे क्या होते हैं, इनके लार्वा नीचे गिर जाते हैं जो कि डूब के मर जाते हैं। और मेलाथियान का हम उचित मात्रा से छिड़काव करने पे भी इनसे समाधान पाया जा सकता है। फिर आता है पांचवा महत्वपूर्ण कीड़ा हमारा बिहार की रोएदार सुंडी। सो रोएदार मतलब यहाँ पे उसके शरीर पे रोए हैं, सुंडी मतलब छेद करने वाला। तो यहाँ पे जो है ये अत्यधिक भोजनीय बहुत सारे पौधों में आक्रमण करता है। ये लार्वा क्या होते हैं कि ये जो इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब छोटे होते हैं, प्रथम एवं द्वितीय अभ्रक होते हैं, वो झुंड में होते हैं, बहुत सारे 25 30 35 एक ही साथ झुंड में रहेंगे और पत्तियों के एपिडर्मिस को खाते रहेंगे। और चौथी पांचवी अवस्था में क्या होते हैं, पूरे की पूरी पत्तियां खा जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, जो कि कभी कभी तो पूरी फसल खराब कर देते हैं। और जब एक एक फील्ड को फसल खराब कर दिए तो फिर ये चल के दूसरे फील्ड में चले जाते हैं झुंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेज में कैसे झुंड में एक ही जगह है। तो इसके उग्र प्रकोप की दशा में दोबारा बुवाई करनी पड़ती है। सितंबर से अक्टूबर माह में फसल में आक्रमण करते हैं, जबकि हम जब उस समय हमारा फसल छोटा छोटा होता है तो पूरी तरीके से ये नष्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रथम एवं द्वितीय अभ्रक अवस्था को जब ये झुंड में रहते हैं तो पत्ती तोड़ लो अगर दिखाई दी, और उसके बाद उसे कीटनाशक में डुबा के नष्ट कर दो या केरोसिन में डुबा कर नष्ट कर दो। और ज्यादा प्रकोप की अवस्था में इसमें मेलाथियान छिड़क सकते हैं, उससे हमें निजात मिल सकती है। तो ये हमने सरसों में लगने वाले कीट के बारे से जानकारी प्राप्त की और कैसे उसे पहचानते हैं और किस प्रकार से हम उसका समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अदर तिलहनी फसल है उसको हम दूसरे अपने पार्ट में उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसके बारे से बताएंगे कि कौन कौन सी
आपको कीट लगते हैं उन फसल में और क्या आप उसका समाधान अपना सकते हैं। तो आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे कंटिन्यूअस लेक्चर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट्स आते रहें, और हमें कमेंट करके बताएं कि किस आपको ये लेक्चर कैसे लगा, और भी कोई अगर आप स्पेसिफिक लेक्चर चाहते होंगे तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।